नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के टकराव से पैदा हुए संकट से निपटने की तैयारी की, खर्चे कम करने की अपील की। अपनी अपील पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमल किया। मोदी ने अपने कॉन्वॉय में चलने वाली गाड़ियों की संख्या 80% कम कर दी। अब से सिर्फ 2 गाड़ियां मोदी के साथ चलेंगी, एक में वो खुद ट्रैवल करेंगे और दूसरी में सुरक्षाकर्मी। होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेताओं ने, ज्यादातर मंत्रियों ने अपने काफिलों को छोटा कर दिया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने भी अपने काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या आधी कर दी। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल की बचत के उपाय शुरू कर दिए और बड़े पैमाने पर शुरू किए। बिहार में नई ईवीसी पॉलिसी का ऐलान किया गया। आज मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के काफिलों में कितना फर्क नजर आया, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा ऊर्जा जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए मोदी सरकार ने कौन कौन से नए कदम उठाए, सोने की खरीद को कम करने के लिए क्या फैसला किया गया, इन सारी बातों का असर क्या होगा, और फिर किसानों के लिए सरकार ने आज क्या बड़ा ऐलान किया, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से की गई अपील के असर की। जनता से अपील की थी तेल बचाने की। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे अमल किया, यह आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री के काफिले में आज सिर्फ 2 गाड़ियां दिखाई दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की हैं। मोदी आज जब प्रधानमंत्री आवास से निकले तो उनके काफिले में 2 गाड़ियां थी। आगे वाली गाड़ी में प्रधानमंत्री हैं और पीछे वाली गाड़ी में एसपीजी के सुरक्षाकर्मी। इससे पहले तक प्रधानमंत्री के काफिले में कम से कम 12 से 15 गाड़ियां होती थी, जिसमें एक गाड़ी प्रधानमंत्री के लिए होती है और हूबहू डिकॉय व्हीकल उसी तरह का होता है, यानी प्रधानमंत्री की गाड़ी जैसी दूसरी कार। प्रोटेक्टिव पैरामीटर के लिए आर्मर्ड एसयूवी होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स व्हीकल होता है जिसमें जैमर लगे होते हैं जो एक्सप्लोसिव्स को न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी लेजों, एम्बुलेंस समेत कुल 12 से 15 गाड़ियां नॉर्मली प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल होती हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की ज्यादातर गाड़ियां हटा दी गई। अमित शाह ने भी मोदी की अपील पर अमल किया। गृह मंत्री के काफिले के साइज में काफी कटौती कर दी। अमित शाह के कैवलकेड में अब सिर्फ 4 से 5 गाड़ियां ही दिखाई दी, जबकि इससे पहले उनके काफिले में 10 से ज्यादा गाड़ियां होती थी। अमित शाह के पास Z+ सिक्योरिटी कवर है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा एजेंसी से कहा कि कम से कम गाड़ियों से काम चलाओ, उतनी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। इसका असर आज दिखाई दिया। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा समेत कई और मंत्रियों ने भी अपने काफिले की गाड़ियों में आधे से ज्यादा की कटौती की है। नितिन गडकरी तो पहले से ही हाइड्रोजन कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां लगी हैं, इसलिए उन्होंने भी अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों को कम कर दिया। नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि वो कल और परसों महाराष्ट्र के सतारा और पुणे में अपनी विजिट के दौरान बस से ट्रैवल करेंगे। मोदी की अपील का असर बीजेपी शासित राज्यों में भी दिखाई दिया। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने या तो अपने काफिले से आधे से ज्यादा गाड़ियों को हटा दिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू किया। मंत्रियों और अफसरों से भी डीजल पेट्रोल बचाने, सरकारी मीटिंग्स को ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सब ने अब कम गाड़ियों के साथ अपने ऑफिस जाने का फैसला किया। बीजेपी शासित राज्यों ने जनता के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से सफर के लिए प्राइवेट गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से भी हफ्ते में एक बार सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने को कहा।
मंत्रियों और सीनियर अफसरों को अगले 6 महीने तक विदेश यात्राओं को टालने का निर्देश दिया गया है। विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों से मेट्रो, बस, ई रिक्शा और कार पूलिंग अपनाने की अपील की गई है। सरकारी दफ्तरों में एसी को 24 से 26 डिग्री के बीच रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हर लेवल पर हाइब्रिड मीटिंग, डिजिटल वर्क कल्चर, वर्क फ्रॉम होम पर जोर देने को कहा गया है। सौर ऊर्जा, पीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार विदेशी मुद्रा बचाने की मुहिम चलाएगी। अगले 6 महीने तक असम सरकार कोई विदेशी सामान नहीं खरीदेगी। सारे ऑस्टेरिटी मेजर हमने आज अडॉप्ट किया। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर का कॉन्वॉय साइज डाउन साइज होगा। नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा। स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा। कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से। कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा। जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉइज का इशू है, एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल गो टू अब्रॉड। सो असम इन ए हम्बल वे प्रधानमंत्री जी का अपील को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो आज से ही इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सम्राट चौधरी आज इलेक्ट्रिक कार से कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने आज नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी। बिहार में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए और इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने पर 12,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर 60,000 रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। एनडीए के साथी दल भी प्रधानमंत्री की अपील पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने ऑफिस आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों और अफसरों से गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने को कहा है। सरकारी विदेश यात्राओं पर पाबंदी लगा दी है। फडणवीस ने विपक्ष के नेताओं से भी गुजारिश की है कि वो संकट के समय में देश के साथ खड़े हों। हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों की परिस्थिति बहुत खराब है। कई देशों में लॉकडाउन हुआ है। पेट्रोल के भाव 450-500 रुपए तक कई देशों में चले गए। 3-3 दिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। एक वैश्विक संकट की घड़ी में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे, देश के सामने संकट निर्माण न हो, इस दृष्टि से कोई उपाय अगर प्रधानमंत्री जी बताते हैं, अगर अपोजिशन उन उपायों को अमल में नहीं लाना चाहता तो कम से कम उसका मजाक न उड़ाए। मैं ऐसा मानता हूं हर व्यक्ति की यह जिम्मेवारी है अपने अपने तरीके से इन उपायों को अमल में लाने का प्रयास सब लोग करें। हम लोगों ने भी, महाराष्ट्र सरकार ने, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी का मामला हो, जो सिक्योरिटी के कॉन्वॉय होते हैं, जो विदेश यात्रा के मामले हो, या अलग अलग प्रकार से जहां पर देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो जिन चीजों में खर्चा होता है उन चीजों का कम से कम इस्तेमाल कैसा हो, इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में एक बैठक भी मैंने बुलाई है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश देश के लिए दिया है उस दृष्टि से महाराष्ट्र भी काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या सिर्फ 2 कर दी। इससे एक अच्छा मैसेज दिया है। उनकी सरकार के मंत्रियों और चीफ मिनिस्टर्स ने भी काफिले कम किए हैं। खर्च में कटौती की शुरुआत जब ऊपर के लेवल से होती है तो जनता भी इंस्पायर होती है, लोग योगदान देते हैं। हमारा देश इतना बड़ा है, अगर लोग ठान लें तो पेट्रोल डीजल की कंजप्शन काफ़ी कम हो सकती है और इन पर खर्च होने वाला फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी मात्रा में बच सकता है। इसी तरह से पीएनजी और एलएनजी पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को भी बचाने की ज़रूरत है। सरकार ने इस दिशा में आज एक बड़ा फैसला किया।
सरकार की कोशिश है कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम किया जाए, देश एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए सरकार ने आज कोल गैसिफिकेशन स्कीम को मंजूरी दी। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एक हाई प्रेशर वाले चेंबर में कोयले को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इससे कोयला गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे सिन गैस कहा जाता है। सिन गैस यानी एसएनजी। एसएनजी एक तरह से पीएनजी और एलएनजी का ऑल्टरनेटिव है। अभी भारत पीएनजी और एलएनजी के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। खास बात यह कि कोयले से बनने वाली इस एसएनजी से टरबाइन भी चल सकती है, बिजली का उत्पादन भी हो सकता है, फर्टिलाइजर और कई दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। इनके लिए भारत को भी अरबों डॉलर की विदेशी करेंसी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोल गैसिफिकेशन की योजना सफल हो जाए तो हमें विदेशों से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस काफी कम मंगानी पड़ेगी। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्लान को मंजूरी दी। कैबिनेट की मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम के तहत 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा एलएनजी, करीब 20% यूरिया, 80 से 90% तक मेथनॉल और 100% अमोनिया विदेशों से इंपोर्ट करता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास 200 साल का कोल रिजर्व है। अगर हम इस कोयले का इस्तेमाल करें, प्रॉपरली करें, तो सैकड़ों साल तक हम खुद अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। कोल गैसिफिकेशन के लिए पहले ये पिक्चर देखना चाहिए हमें। कोल को हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर, उसको क्रश करने के बाद में उसकी थोड़ी सीविंग होती है, प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करके इसकी एक फर्नेस होती है कोल गैसिफिकेशन की। इस कोल गैसिफिकेशन की फर्नेस में कोल को डालने से और बहुत हाई टेम्परेचर पे 1000 to 1500 डिग्री और 30 बार हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब कोल को हम फर्नेस के अंदर डालते हैं तो फिर वो कोयला जलता नहीं है, एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है और बेसिकली कोयला माने कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब उसके अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर में होते हैं। तो उसको गैस उसमें सीधी सिंथेसिस गैस बन के निकलती है, जिसको शॉर्ट में सिन गैस बोलते हैं। सिंथेसिस गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होता है। CO और H2 का रेशियो जैसा हमारा आगे का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सिन गैस है, इस सिन गैस को नेचुरल गैस के कंपेरेबल यूज में लिया जा सकता है। नेचुरल गैस को जैसे हम पीएनजी, एलएनजी ऐसे बोलते हैं ना, वैसे इसमें सिन गैस को एसएनजी भी बोलते हैं, सिंथेसिस नेचुरल गैस, ऐसा मतलब शॉर्ट फॉर्म समझो आप, एसएनजी। और इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहां पर भी निकाले जा सकते हैं। कई तरह के बाय प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं जिनका उपयोग फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की तरह इसमें भी उपयोग होता है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है, और उतना ही देश के लिए भविष्य का एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। अब सवाल है कि इस प्रोजेक्ट पर काम कैसे होगा, इसमें कितना खर्च आएगा,
सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 37,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का मानना है कि अगर कोयले से गैस बनती है तो हर साल लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी। कोल रिजर्व वाले राज्यों में करीब 50,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगर हर साल 75 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन होता है तो सरकार को हर साल 6,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। जीएसटी और अन्य टैक्स से एक्स्ट्रा कमाई होगी। इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को सरकार ने 30 साल तक कोयले की रेगुलर सप्लाई का भरोसा दिया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कंपनियों को मशीनरी और प्लांट की लागत का 20% फाइनेंशियल इंसेंटिव देने का भी ऐलान किया गया। कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है। बहुत बड़ा रिजर्व, हमारा साल का करीब 1 बिलियन टन का है, 1 बिलियन टन का कंजम्पशन है, 1 बिलियन टन का कंजम्पशन है। तो अगर हम सीधा ही देखें तो 400 साल का हमारे पास कोयला ऑलरेडी मौजूद है। तो जब इतना कोयला मौजूद है तो इस कोयले का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सकें और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट एक तरीके से कम हो जाएगी। बेसिकली कोल में 2 तरह की गैस होती है। एक गैस होती है अंदर मीथेन, मतलब कोयले का जहां पे डिपॉजिट्स होते हैं अंदर गहराई में मीथेन के रिजर्वॉयर्स होते हैं, तो वहां से मीथेन निकाली जा सकती है ड्रिल करके। और दूसरा तरीका है कोल को गैस में कन्वर्ट करने का। प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा और विदेशी मुद्रा संकट से बचने के लिए जिन चीजों पर जोर दिया था उनमें 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं: क्रूड ऑयल, सोना, खाने का तेल और फर्टिलाइजर। इनके इंपोर्ट पर हर साल कितना खर्च होता है, इसके फिगर्स आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2025-26 में भारत का इंपोर्ट बिल 775 अरब डॉलर का है। इसमें से करीब 250 अरब डॉलर सिर्फ इन 4 चीजों पर खर्च होते हैं। 138 अरब डॉलर यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर खर्च हुए। दूसरे नंबर पर गोल्ड है। गोल्ड इंपोर्ट में 72 अरब डॉलर यानी करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हम अपनी जरूरत का 40% वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। खाद्य तेल के आयात पर 2025-26 में करीब 19 अरब डॉलर खर्च हुए और फर्टिलाइजर के इंपोर्ट में 15 अरब डॉलर का खर्च आया। अब इन 4 चीजों में से क्रूड ऑयल, खाने का तेल और फर्टिलाइजर तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आवश्यक उत्पादों की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन जिस गोल्ड में 72 अरब डॉलर खर्च हो रहे हैं, 70,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, वो ऐसी चीज है जिसकी खरीद कुछ दिन टाली जा सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। इसका असर दिखाई दिया। पिछले 2 दिन में सोने की खरीद में 26% से ज्यादा की गिरावट हुई है। सरकार ने भी सोने की खरीद को डिस्करेज करने के लिए गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। आज एक ही दिन में सोने की कीमत में करीब 10,000 प्रति 10 ग्राम बढ़ गई। चांदी की कीमत में भी 20,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। अब सोने की खरीद को कम करना जरूरी क्यों है, यह समझना भी उतना ही जरूरी है। हमारे देश में हर साल 700 से 800 मीट्रिक टन सोने की खपत होती है और इसका 90 से 95% हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। अगर प्रधानमंत्री की अपील के बाद सोने की खपत में 30 से 40% की गिरावट होती है तो 1 साल में हम 20 से 25 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व बचा सकते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी दूसरी जरूरी चीजें खरीदने में हो सकता है। इसी तरह खाने के तेल में अगर हम कमी कर दें तो भी बहुत फायदा होगा। भारत हर साल करीब 1,70,00,000 टन एडिबल ऑयल यानी खाने के तेल का इंपोर्ट करता है। इसमें पाम ऑयल, सोयाबीन का तेल और सनफ्लावर ऑयल शामिल है। 60% खाने का तेल हम विदेश से मंगाते हैं। अगर हम एडिबल ऑयल का इस्तेमाल
20 से 30% भी कम कर दें तो एक साल में 4 से 5 बिलियन डॉलर की बचत होगी। अब इस मुश्किल वक्त में अगर सोना न खरीदें, तेल कम खाएं, ऊर्जा को, ईंधन को, फ्यूल को बचाने की कोशिश करें तो यह देश की बहुत बड़ी मदद होगी, सेवा होगी। अब सियासत के मैदान में चलते हैं। कांग्रेस आज भी केरलम के मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं कर पाई। इस मामले में फाइनल फैसले के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राहुल गांधी के साथ लंबी मीटिंग की, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। मीटिंग के बाद बताया गया कि केरलम के मुख्यमंत्री के नाम का फैसला कल होगा। पता लगा कि कांग्रेस हाईकमान केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है, लेकिन वीडी सतीशन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कतई तैयार नहीं है, इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा है। केरल में भी केसी वेणुगोपाल के नाम का विरोध शुरू हो गया। आज प्रियंका गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड में पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा था, अगर केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो केरल के लोग राहुल और प्रियंका गांधी को कभी माफ नहीं करेंगे। वायनाड में कांग्रेस का हाल अमेठी जैसा होगा। केरल की सियासत की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हमारे संवाददाता टी राघवन के पास चलते हैं। पिछले 9 दिन से कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए मीटिंग का दौर चल रहा है। आज तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की 1-to-1 मीटिंग हुई। तो भाई राघवन, क्यों इतनी देर हो रही है इस मामले में? जी रजत जी, जैसा आपने बताया कि देरी की वजह सिर्फ वो नाम है जिसको राहुल गांधी सीएम बनाना चाहते हैं और केरला की जो स्टेट यूनिट है कांग्रेस की और जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो उस नाम को नहीं चाहते हैं। अब ये जो ताज़ा जानकारी हमें मिली है रजत जी, इसके मुताबिक कल 1 बजे कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है। विधायकों की दूसरी बार मीटिंग होने जा रही है और उसके बाद नाम का ऐलान होगा। आज ये उम्मीद थी कि किसी भी तरह से ये ऐलान हो जाएगा। हमने देखा कि वीडी सतीशन के घर पेरावूर में कांग्रेस जो पार्टी प्रदेश मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ आज जमा हुई थी। पहले कहा था 12 बजे फैसला आएगा, फिर 5:30 बजे तक बात टल गई, फिर शाम में जयराम रमेश ने यह कहा कि फैसला कल होगा। उसके बाद मुझे जो जानकारी मिली रजत जी, 2 फोन मल्लिकार्जुन खड़गे के हिसाब से गए, 2 फोन त्रिवेंद्रम किए गए थे। एक फोन AK एंटनी को किया गया और एक फोन K सुरेश। ये दोनों बहुत ही सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और दोनों ने एक ही बात कही कि अलायंस पार्टनर को विश्वास में लिए बिना आप कोई फैसला मत लीजिए। इसी वजह से ये देरी हुई। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल सीएम बने, लेकिन अलायंस पार्टनर चूंकि चाहते हैं कि वीडी सतीशन को इसलिए मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। उन्होंने पूरा जो है जो 10 साल का सूखा था कह सकते हैं कांग्रेस के पक्ष में, उसको उन्होंने एक बार फिर जो है सत्ता की तरफ कांग्रेस को लेकर गए, तो एक उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। तो अब मामला एक बार फिर विधायकों के पास पहुंच गया। विधायक का संख्या बल जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल के साथ है, लेकिन अलायंस पार्टनर और साथ में जो बाकी धड़े हैं और केरला की कांग्रेस यूनिट और साथ साथ वीडी सतीशन को भी मनाना बहुत जरूरी है। बहुत साफ उन्होंने रजत जी ये कह दिया कि अगर उन्हें कैबिनेट मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो कैबिनेट का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ऐसी समस्याओं का सामना जो है कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है। कल उम्मीद की जा रही है कि कल अब फाइनली ये नाम तय हो जाएगा कि केरला का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। जी राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। राघवन ने बताया कि कल केरलम में कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बार मीटिंग होगी, लेकिन मुश्किल यह कि अगर विधायकों की राय से फैसला होना होता तो 1 हफ्ते पहले ही हो गया होता, क्योंकि विधायक तो केसी वेणुगोपाल के पक्ष में हैं। ज़्यादातर विधायकों को टिकट केसी वेणुगोपाल ने दी थी, लेकिन यूडीएफ के सहयोगी दल वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में खड़े हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान मुश्किल में फंसा हुआ है। अब बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज बड़ी आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया और मजे की बात है कि बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन का आंकड़ा जुटाने के लिए विजय को 4 दिन तक मेहनत करनी पड़ी। 3 बार चक्कर लगाने पड़े गवर्नर हाउस के। शपथ ग्रहण के लिए 3 दिन इंतजार करना पड़ा, लेकिन आज विश्वास मत प्रस्ताव के सपोर्ट में विजय को 144 वोट मिले। विरोध में सिर्फ 22 विधायकों ने वोट डाला। डीएमके के विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि एआईएडीएमके टूट गई। एआईएडीएमके के कुल 47 विधायक हैं। इनमें से 25 ने टीवीके की सरकार का समर्थन किया
और पलनीस्वामी के समर्थक 22 विधायकों ने विश्वास मत के खिलाफ वोट डाला। टीटीवी दिनाकरन की पार्टी में भी बगावत हुई। एएमएमके का एक ही विधायक है। दिनाकरन के निर्देश के खिलाफ उनकी पार्टी के विधायक ने विजय की सरकार को सपोर्ट कर दिया और उसके बाद दिनाकरन ने अपने इकलौते विधायक को पार्टी से निकाल बाहर किया। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, खुद विजय की पार्टी का एक विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सका क्योंकि आर श्रीनिवास सेतुपति सिर्फ एक वोट से चुनाव जीते हैं। इस चुनाव नतीजे को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाईकोर्ट ने सेतुपति को कॉन्फिडेंस मोशन में वोटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया था। हालांकि आज उन्हें वोट डालने की परमिशन मिल गई, लेकिन जब तक सेतुपति विधानसभा में पहुंचे तब तक विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो चुकी थी। टीवीके के जेसीडी प्रभाकर अब स्पीकर बन गए हैं, इसलिए विश्वास मत के पक्ष में टीवीके के 107 में से 105 विधायकों के वोट पड़े। कांग्रेस के 5, लेस पार्टी के 4, वीसीके के 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम के 2, दिनाकरन की पार्टी का 1 और एआईएडीएम के षणमुगम गुट के 25 विधायकों के सपोर्ट से यह नंबर पहुंच गया 144 तक। पीएमके के 4 और बीजेपी के 1 विधायक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और मजे की बात है कि तमिलनाडु में बीजेपी का सिर्फ 1 विधायक है, लेकिन विजय की सरकार को सपोर्ट करने वाली सभी पार्टियों ने एक ही बात कही कि वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए टीवीके की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेफ्ट और मुस्लिम लीग ने कहा उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री विजय तमिलनाडु में बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स को नहीं जमने देंगे, माइनॉरिटीज की हिफाजत करेंगे। चूंकि इन्हीं पार्टियों के सपोर्ट से सरकार टिकी है, इसलिए विजय ने उन्हें निराश नहीं किया। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नए चीफ मिनिस्टर ने कहा सबको पता है उनकी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, माइनॉरिटी की सरकार है, लेकिन उनकी सरकार हर कीमत पर माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करेगी। கட்சி ஆரம்பித்த 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளேயே மிக மிக சிறிய அளவில் ஒரு நூல் இழைவில் தனி பெரும்பான்மை கொஞ்சம் தள்ளி போய் இருக்கிறது। आज सबसे बड़ा झटका एआईएडीएमके के महासचिव पलनीस्वामी को लगा। पार्टी उनके हाथ से निकल गई। 47 में से 22 विधायक ही उनके साथ बचे। 25 विधायक उनका साथ छोड़कर षणमुगम के साथ चले गए। षणमुगम गुट ने स्पीकर से वेलुमणि को एआईएडीएमके के चीफ व्हिप के रूप में मान्यता देने की मांग की। हालांकि पलनीस्वामी ने इसे कानून के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि विधायक दल की मीटिंग में कृष्णमूर्ति को चीफ व्हिप चुना गया था। स्पीकर वेलुमणि को चीफ व्हिप के तौर पर मान्यता देकर गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। पलनीस्वामी ने इल्जाम लगाया कि टीवी के चीफ विजय ने कुछ विधायकों को मंत्री बनाने का लालच दिया, इसलिए षणमुगम ने पारा बदला। षणमुगम ने तुरंत इसका जवाब दिया और कहा कि पलनीस्वामी झूठ बोल रहे हैं, विधायक दल की कोई मीटिंग नहीं हुई, कृष्णमूर्ति को चीफ बनाने के किसी प्रस्ताव पर विधायकों ने साइन नहीं किया। षणमुगम ने कहा कि जिस डीएम के खिलाफ एआईएडीएमके 50 साल से लड़ रही है, पलनीस्वामी उसी डीएमके के सपोर्ट से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसका विरोध किया। क्योंकि जनादेश टीवीके के पक्ष में है, इसलिए पार्टी के ज्यादातर विधायकों ने विजय की सरकार को सपोर्ट करने का फैसला किया। I not betrayed. Our party's basic principle is to wipe out the DMK. It is the basic principle. On that basis only the party was founded. But we, as a general secretary of the AIDMK, after defeated in the election, to become chief minister, want to be chief minister even after defeat, not acknowledging the defeat. He was to become chief minister, went low, forgot about the basic principles, about the AIDMK, about the founder MGR and Amma. Amma's death was caused by, because of DMK's false case. Amma was imprisoned. That made Amma, we lost Amma, but he forgot everything for the sake of chief minister. He want to join with the DMK. Then you can, you himself can say who is the betrayal.
षणमुगम कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एआईडीएमके की स्थापना ही डीएमके के विरोध में हुई थी, लेकिन पलनीस्वामी ने चुनाव में हार के बावजूद इसे स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के लिए वो डीएमके से हाथ मिलाना चाहते थे। इससे पता चलता है कि पार्टी के साथ धोखा किसने किया। षणमुगम ने यह भी कहा कि डीएमके सरकार द्वारा लगाए गए फर्जी केसेस की वजह से जयललिता को जेल जाना पड़ा था। इसी वजह से उनका निधन हुआ। ऐसे में डीएमके से हाथ मिलाने की कोशिश करने वाले पलनीस्वामी के साथ रहना संभव नहीं है। एआईएडीएमके में हुई बगावत की वजह से मुख्यमंत्री विजय ने बहुमत तो आसानी से हासिल कर लिया, लेकिन अलायंस की सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाजा विजय को एक ही दिन में हो गया। साथी दलों की नाराजगी की वजह से उन्हें 24 घंटे में अपना एक फैसला वापस लेना पड़ा। विजय ने कल ही अपने एस्ट्रोलॉजर रिकी राधन पंडित को पॉलिटिकल एडवाइजर नियुक्त किया था और आज उन्हें हटा दिया गया। विजय की सरकार को सपोर्ट कर रही लेफ्ट पार्टीज और वीसीके ने ज्योतिषी की नियुक्ति का विरोध किया था। इन पार्टियों का कहना था कि तमिलनाडु जैसे साइंटिफिक टेम्पर वाले राज्य में ज्योतिषी को मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार बनाने से अंधविश्वास बढ़ेगा। इन पार्टियों के 6 विधायक हैं। सरकार मेनली इनके सपोर्ट पर बनी थी, इसलिए विजय ने अपना फैसला वापस लेने में भलाई समझी। आज 2 लाइन का सरकारी आदेश जारी हो गया, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया कि राधन पंडित की नियुक्ति का कल का जो आदेश निकला था उसे निरस्त किया जाता है। इससे तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर विजय के लिए सब कुछ ठीक ठाक है। उन्हें सपोर्ट करने के चक्कर में एआईएडीएमके टूट गई। जो पार्टियां उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं देना चाहती थी, उन्होंने भी बीजेपी के आने को डर का बहाना बनाया, विजय को वोट दिया। हालांकि तमिलनाडु की असेंबली में बीजेपी का सिर्फ एक एमएलए है। कांग्रेस को भी पार में आने के लिए विजय को सपोर्ट करना पड़ा। इस चक्कर में उनकी डीएमके से लड़ाई हो गई। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि विजय को इन सारी पार्टियों के आपसी झगड़े का फायदा मिलेगा, लेकिन उन्हें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। अब बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में बदलाव का असर दिखाई देने लगा है। इलीगल बिल्डिंग्स पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ। आज कोलकाता में 2 बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चला। कल ही कोलकाता के तिलजला इलाके की इन 2 बिल्डिंग्स में से एक में आग लगी थी। 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस इस फैक्ट्री के मालिक शेख नासिर और शमी मोहम्मद को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। जब इस मामले की जांच हुई तो पता लगा कि इस बिल्डिंग में लेदर के प्रोडक्ट्स बनाने की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री चलाने वाले के पास न तो फायर डिपार्टमेंट की क्लियरेंस थी और न ही बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम थे, न इमरजेंसी एग्जिट था, बिल्डिंग का नक्शा तक पास नहीं था। जब ये सारी बातें सामने आई तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस अवैध बिल्डिंग को गिराने के आदेश दिए। अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर एक्शन लेने के लिए कहा। शुभेंदु ने तो 24 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन प्रशासन ने फुर्ती दिखाई और 8 घंटे में ही बुलडोजर मौके पर पहुंच गए। इस बिल्डिंग के बगल में मौजूद दूसरी बिल्डिंग की भी जांच हुई तो भी वो भी अवैध निकली और इसके बाद दोनों बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चला दिया गया। इन 2 इलीगल बिल्डिंग्स पर एक्शन तो हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में चल रहे इसी तरह के कारखानों और बिल्डिंग्स की जांच के आदेश भी दे दिए। अधिकारियों से खासतौर पर तिलजला और मामीनपुर इलाकों में इलीगल बिल्डिंग्स और कारखानों की पहचान करने के लिए कहा। अफसरों को आदेश दिया गया कि जिन बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज में सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे, फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है, उनके बिजली और पानी के कनेक्शन तुरंत काट दिए जाएं। शुभेंदु ने अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को आदेश दिया कि अवैध तरीके से बनी फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स की पहचान करके उन पर बुलडोजर चलाया जाए, गैर कानूनी निर्माण तुरंत हटाए जाएं और इसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी ने पिछले 15 साल में हुए करप्शन के केसेस में भी एक्शन तेज कर दिया। ममता बनर्जी की सरकार ने जिन केसेस में अफसरों के खिलाफ लीगल एक्शन की मंजूरी नहीं दी थी, उनको शुभेंदु अधिकारी ने क्लियर करना शुरू कर दिया। आज मुख्यमंत्री ने शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका घोटाला और सहकारी घोटाला में जिन अफसरों के नाम आए थे, उनके खिलाफ एक्शन को मंजूरी दे दी।
अब सीबीआई इन अफसरों पर कार्रवाई कर सकेगी। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के तोलाबादी टैक्स को बंद करने के उपाय भी शुरू किए। तृणमूल कांग्रेस के नेता अपने अपने इलाकों में जगह जगह बैरियर लगाकर गाड़ियों से अवैध रूप से मनमाना टोल टैक्स वसूलते थे। अब यह सब बंद होगा। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल में चल रहे सारे गैर कानूनी टोल्स और ड्रॉप गेट्स को तुरंत बंद करने का आदेश भी जारी कर दिए। उन्होंने सभी डीएम से कहा कि हर जिले में अवैध वसूली केंद्रों की पहचान करें, इन्हें तुरंत बंद कराएं और जो लोग इस तरह के काम में लगे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। এবং সিএসসি কে বিদ্যুৎ সচিবের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যত এই ধরনের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই অবৈধ কারখানা আছে বিশেষ করে কসবা তিলজলা মমিনপুর ইকবালপুর সহ এই এলাকাতে ইমিডিয়েটলি একটি ইন্টারনাল অডিট করে যাদের যাদের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই তাদের ইলেকট্রিসিটি ডিসকানেক্ট করার জন্য আমাদের পৌর নগর উন্নয়ন সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একদিনের মধ্যে ওই অবৈধ স্ট্রাকচার ভেঙে ফেলার জন্য ইএমসির উদ্যোগে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিয়ে এবং একইভাবে টিএমসি কে বলা হয়েছে এই ধরনের অবৈধ বিপজ্জনক कारखानाগুলিতে জলের लाइन কেটে দেওয়ার জন্য। शुभेंदु अधिकारी ने बंगला में जो कहा उसका हिंदी मतलब आपको समझा देता हूं। शुभेंदु कह रहे थे उन्होंने सीएससी से गैर कानूनी कारखानों बिल्डिंग्स की ऑडिट के लिए कहा है। तिलजला मामीनपुर जैसे इलाकों में जहां बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक सेक्शन नहीं है उनकी बिजली काटने के आदेश दिए। इसके साथ ही अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को एक दिन के भीतर गैर कानूनी स्ट्रक्चर गिराने के लिए भी कहा गया। उन्होंने कहा कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को गैर कानूनी बिल्डिंग्स में पानी की लाइन काटने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बीजेपी ने बंगाल की जनता से जो वादे किए हैं शुभेंदु अधिकारी उन्हें पूरा करने में लगे हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि चुनाव के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच जो कड़वाहट दिखाई दे रही थी वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगी है। आज बंगाल विधानसभा में नए विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह और ममता बनर्जी के करीबी तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा हाथ पकड़कर सदन में पहुंचे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी विधायक असीम सरकार और कौस्तव बागची ने सदन में एंट्री से पहले विधानसभा के बाहर दंडवत प्रणाम किया। शुभेंदु अधिकारी ने भी आज विधानसभा के मेंबर के तौर पर शपथ ली। शुभेंदु 2 सीटों से चुनाव जीते हैं। आज उन्होंने ऐलान किया कि वो नंदीग्राम की सीट खाली करेंगे, भवानीपुर सीट से विधायक बने रहेंगे। भवानीपुर में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को हराया है। इसीलिए जैसे ही खबर भवानीपुर पहुंची कि शुभेंदु ने इस सीट को रिटेन करने का फैसला किया है तो भवानीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय यात्रा निकाली। देखिए, विधानसभा का जो परंपरा है एमएलए लोग को एमएलए के रूप में वोट लेना चाहिए। वही काम आज शुरू हुआ। अब तक 143 एमएलए आज वोट ले रहा है पूरा दिन मिलकर। ये मैं पहले चीफ मिनिस्टर के नाते पहले वोट लिया भवानीपुर से और बाकी एमएलए लोग भी ले रहा है। प्रक्रिया काल तक चलेगा और हमारी नया स्पीकर डे आफ्टर टुमारो इलेक्टेड होगा। इसका पहली प्रक्रिया खत्म होगा। शुभेंदु के अलावा हुमायूं कबीर भी नाओदा और रेजीनगर 2 सीटों से चुनाव जीते हैं। हुमायूं कबीर ने रेजीनगर सीट छोड़ने का फैसला किया है। वो नाओदा सीट से विधायक बने रहेंगे। रेजीनगर वो सीट है जहां हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि अब रेजीनगर से उनका बेटा चुनाव लड़ेगा और कोई कितना भी विरोध करे रेजीनगर में बाबरी मस्जिद बंद कर रहेगी। बाबरी मस्जिद का तो ऑनगोइंग प्रोसेस में है, काम चल रहा है। 2 साल के अंदर ये पूरा कंप्लीट करेगी।
और जितने बाबरी मस्जिद को खिलाफ बोलेगी उनका पार्टी तितना बढ़ जाएगी। तो बाबरी मस्जिद के खिलाफ बोल के तो 207 में पहुंच गया। तो बोलने दीजिए ना, जितना बोलेंगे मैं आराम से बोलने दीजिए। राजनीति में वो करियर शेष हो गया। अधीर चौधरी और ममता बनर्जी दोनों का रिटायर का टाइम हो गया। रिटायरमेंट करके अपना घर में कोई तो काम करने के लिए बहुत अच्छा हो। हुमायूं कबीर ने रेजी नगर सीट इसलिए छोड़ी जिससे वो बाबरी मस्जिद का जिक्र बार बार कर सकें और उनके बेटे को विधायक बना सकें, लेकिन इसका बहुत असर नहीं होगा क्योंकि अब शुभेंदु अधिकारी ने कमान संभाल ली है। बंगाल में एक्शन शुरू कर दिया है। बंगाल के चुनाव में बार बार तोलाबाजी का जिक्र आता था। आज दिखाई दिया कि इलीगल टोल बूथ क्या होते हैं। तृणमूल कांग्रेस के छोटे मोटे नेता यहाँ से कैसे कमाई करते थे। ट्रक ड्राइवर से भी तृणमूल को झंडा दिखाकर डंडा टैक्स वसूला जाता था। आज इस पर भी रोक लगी। जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाए गए हैं वहां बुलडोजर चलता दिखाई दिया। ये सारे एक्शन हैं तो सिंबॉलिक, लेकिन मैसेज साफ है। बंगाल में बदलाव की शुरुआत हो गई है। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक्शन बदलाव के लिए हो, बदला लेने के लिए नहीं। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी अब काम में जुट गए हैं। हिमंता ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, आज कैबिनेट की पहली मीटिंग की और पहली ही मीटिंग में फैसला कर दिया कि असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। असम की नई विधानसभा का पहला सेशन 25 मई से होगा और इसी सत्र में हिमंता बिस्व शर्मा यूसीसी बिल पेश करेंगे। आज कैबिनेट ने यूसीसी बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी और इसके मुताबिक शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और तलाक के नियम सबके लिए एक जैसे होंगे। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इस कानून से असम की आदिवासी और जनजातियों को बाहर रखा गया है। हिमंता ने कहा कि असम में लागू होने वाला यूसीसी गुजरात, उत्तराखंड और गोवा के मॉडल जैसा होगा, लेकिन असम के आदिवासी और जनजातीय समाज की परंपराएं अलग हैं, इसलिए उन्हें इस कानून से पूरी तरह अलग रखा गया है। हिमंता ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में जनता से यूसीसी लागू करने का वादा किया था और उन्हें पहली कैबिनेट में यह वादा पूरा करने का अवसर मिला। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो थे, इसमें हमारे कमिटमेंट था कि हम असम में यूसीसी को लागू करेगा। तो पहला कैबिनेट ने ही सरकार ने निर्णय लिया कि हम अगले 25 मई जब हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होगा, 25 मई हम लोग यूसीसी सदन का सामने लाने का काम करूंगा। एक हिसाब से बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक बड़ा प्रॉमिस हमने आज पूरा करने का काम किया। हालांकि कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने असम में यूसीसी लागू करने का विरोध किया है। वो इसे मुसलमानों को परेशान करने का तरीका बता रहे हैं। लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा को कांग्रेस और एआईयूडीएफ की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने जनता से यूसीसी लागू करने का वादा किया था और वो डिटरमिन्ड है कि वो अपना वादा तुरंत पूरा करेंगे। आज उत्तर प्रदेश से बुरी खबर आई। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। रात में अचानक प्रतीक की तबीयत बिगड़ी। वो किचन में गिर पड़े। बेहोशी की हालत में उन्हें सुबह करीब 6 बजे लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक प्रतीक यादव की सांसें थम चुकी थी। उनकी नब्ज रुक गई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। जिस वक्त प्रतीक यादव के निधन की खबर आई, उस वक्त उनकी पत्नी अपर्णा यादव असम में थी। वो हिमंता बिस्व शर्मा के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए गुवाहाटी गई हुई थी। अपर्णा जब लखनऊ पहुंची तब तक प्रतीक की बॉडी घर पहुंच चुकी थी। अखिलेश यादव, डिम्पल, शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के सभी लोग पहले हॉस्पिटल गए, फिर पूरा परिवार प्रतीक के घर में रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शोक संवेदना व्यक्त करने प्रतीक यादव के घर गए। उन्होंने अपर्णा यादव से प्रतीक की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा। शोक की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। शाम को प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण ब्लड क्लॉट की वजह से हार्ट फेल होना बताया गया है। हार्ट और लंग्स से मिले ब्लड क्लॉट्स को आगे की जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। लंबे वक्त से प्रतीक यादव का इलाज करने डॉक्टर रुचिता शर्मा ने बताया कि प्रतीक पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित थे। यही बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। हमारे पुराने पेशेंट थे, मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयां रेगुलर लेते थे। प्रतीक यादव की उम्र सिर्फ 38 साल थी। वो फिटनेस का काफ़ी ध्यान रखते थे, इसलिए अचानक उनका देना दुख भी दिया है और हैरान करने वाला भी। अखिलेश यादव और उनके परिवार के लिए ये मुश्किल वक्त है। ईश्वर अपर्णा यादव और पूरे परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। अब मैं आपको नीट का पेपर लीक होने के मामले में एक अपडेट दे देता हूँ। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की है। सीबीआई ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जयपुर से 3, नासिक, अहिल्याबाई नगर और गुरुग्राम से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। सीबीआई ने नासिक से शुभम खैरनार, अहिल्याबाई नगर से धनंजय लोखंडे, गुरुग्राम से मेडिकल स्टूडेंट यश यादव और जयपुर से 2 सगे भाई दिनेश बेवाल और मांगी लाल, इनको पकड़ा है। दिनेश बेवाल के बेटे विकास बेवाल को भी अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा सीबीआई ने पुणे से मनीषा वाघमारे को डिटेन किया है। पेपर लीक में इन सब का बड़ा रोल बताया गया है। अब तक की जांच में पता चला कि शुभम खैरनार पेपर लीक की सबसे बड़ी कड़ी है। शुभम नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा था। प्रिंटिंग प्रेस में अपनी पहुंच का फायदा उठाकर उसने प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकाला और शुभम ने यह पेपर पुणे और गुरुग्राम में बेचा। गुरुग्राम के मेडिकल स्टूडेंट यश यादव को शुभम ने पेपर दिया। यश यादव से जमवाड़ा रामगढ़ निवासी दिनेश बेवाल और मांगी लाल ने पेपर खरीदा। इनकी 30 लाख रुपए में डील हुई। 27 अप्रैल को दिनेश बेवाल पेपर लेकर सीकर पहुंचा, जहां उसका बेटा विकास नीट की तैयारी कर रहा था। क्योंकि दिनेश बेवाल ने 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा था, अपना पैसा वसूल करने के चक्कर में उसने ये पेपर 10 और बच्चों को बेच दिया। इस केस में गिरफ्तार दिनेश बेवाल और मांगीलाल सगे भाई हैं। पिछले साल मांगीलाल की 2 बेटियों और उसके बड़ी भाई की 2 बेटियों ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया था। पुणे से डिटेन की गई मनीषा वाघमारे से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। अहिल्याबाई नगर से अरेस्ट धनंजय और मनीषा कई साल से एक दूसरे से परिचित हैं। दोनों के बीच पैसों का लेन देन हुआ। पेपर लीक का खुलासा होने के बाद धनंजय और मनीषा ने मोबाइल से कई चैट्स डिलीट कर दी। सीबीआई ने दोनों के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिए। सीबीआई का कहना है कि इस केस में अभी बहुत सारी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जिन स्टूडेंट्स को पेपर मिला, जिस माफिया ने पेपर को राज्यों में बेचा, अब सबको अरेस्ट करना है। 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है। कई राज्यों में सीबीआई ने रेड की है। जल्दी पूरे केस का खुलासा हो जाएगा। लेकिन एनटीए सवालों के घेरे में है। आज भी देश के कई शहरों में एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एनटीए ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। केरल और बेंगलुरु में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए। एनटीए के खिलाफ नारे लगाए गए। नीट दुनिया का लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है। हर साल करीब 2-2.5 लाख सीटों के लिए 20 से 25 लाख स्टूडेंट इम्तिहान देते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन का तरीका जमाने के साथ नहीं बदला। आज भी क्वेश्चन पेपर फिजिकली प्रिंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, स्टोर होते हैं और सेंटर्स को ट्रांसपोर्ट होते हैं। सब काम फिजिकल होता है। इनमें से हर कदम पर लीक का खतरा है। क्वेश्चन पेपर की एक तस्वीर भी
पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। इसलिए अब एनटीए को पूरे स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की जरूरत है। आज की नई जनरेशन डिजिटल लैंग्वेज को अच्छी तरह समझती है और फूल प्रूफ सिस्टम का रास्ता डिजिटल फॉर्मेट से ही निकलेगा। मैंने कई डॉक्टर से, कई एक्सपर्ट से बात की। उनका कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से स्टूडेंट्स का भरोसा कम हुआ है। अब एनटीए को नए जमाने के रिफॉर्म्स करके डिजिटल या हाइब्रिड एग्जाम पर विचार करना चाहिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अभी खबर आई है कि सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को एक बार फिर 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। प्रवीण सूद को यह एक्सटेंशन दूसरी बार मिला है। वो 24 मई 2026 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब 24 मई 2027 तक सीबीआई के डायरेक्टर बने रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के चीन दौरे को लेकर भी बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं। ट्रंप की कल चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मीटिंग होगी। 9 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पहला चीन दौरा है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप जिनपिंग की मीटिंग के लिए ऑफिशियली 3 इश्यूज बताए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि ट्रंप शी जिनपिंग से आपसी व्यापार, फेंटेनाइल ड्रग्स विवाद और ईरान युद्ध से पैदा हुई हालत पर बात करेंगे। इस दौरान में चीन के साथ 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोइंग विमान डील हो सकती है। लेकिन सबकी नजर है ईरान युद्ध पर। चीन को ईरान का समर्थक माना जाता है और ट्रंप जिनपिंग को समझाने की कोशिश करेंगे कि ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को रोकना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। Do you think he needs to intervene at all with the Iranians? I don't Do you think he can does, help no. in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone, their Air Force is gone, every single element of their war machine is gone. They've killed a lot of people. They've killed 42,000 people at least over the last month and a half. We win. ट्रंप ने जो कहा वो आपको हिंदी में बता देता हूं। वो कह रहे थे कि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और ईरान को लेकर उन्हें चीन की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका युद्ध को ख़त्म करने में खुद सक्षम है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी न किसी तरह जीतेगा, हम जीतेंगे, चाहे वो बातचीत से हो या किसी और तरीके से। ट्रंप चाहे जो भी दावा करें, सबको दिखाई दे रहा है कि वो ईरान के चक्कर में फंसे हुए हैं। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए अब उन्हें चीन की जरूरत है, लेकिन चीन ईरान के मसले पर ट्रंप को इतनी आसानी से मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। चीन दूध का जला है, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस कल केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी। दिल्ली में कल ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी। वेस्ट एशिया संकट और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा होगी। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट की मीटिंग होगी। ईंधन की बचत और खर्च में कटौती पर बड़ा फैसला संभव है। प्रेसिडेंट ट्रंप और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच कल बायलैटरल मीटिंग होगी। आज की बात में इतना ही।